हे सब लोग, ये कार्लोस पीसी 747 है। चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या एफआई को उन छोटे जेट दुर्घटनाओं की श्रृंखला के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो जारी रहती हैं, क्योंकि पायलटों को सीमांत मौसम की स्थितियों में सर्कलिंग अप्रोच का प्रयास करने की अनुमति दी जाती है जो इतनी कम है कि वे इन हवाई अड्डों के बहुत करीब से संचालन कर रहे हैं और ऐसा करते हुए वे खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक कारण है कि एयरलाइन कंपनियां अपने पायलटों के लिए सर्कलिंग अप्रोच का प्रशिक्षण नहीं देती क्योंकि वे खतरनाक हैं। हालांकि मेरे पास अपने पायलट लाइसेंस पर 6 प्रकार की रेटिंग्स हैं। मेरे पास वही मौसम सीमाएं हैं जो अन्य एयरलाइन पायलटों के पास होती हैं। किसी भी विमान में जब स्थितियाँ IFR थीं, हमने सर्कलिंग अप्रोच का अभ्यास नहीं किया। आपने देखा होगा कि मेरे अन्य प्रकार के रेटिंग्स पर ये प्रतिबंध नहीं थे, और इसका कारण ये है कि मैंने उन सभी विमानों में सिम्युलेटर में सर्कलिंग अप्रोच का अभ्यास किया था। पहले 4 दुर्घटनाएं जिन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सभी लियर 35A में हुई। जैसे ये मैंने कई वर्षों तक एक कप्तान के रूप में लियर 35 का संचालन किया। लियर 35 एक बहुत ही मांगलिक और क्षमाशील नहीं जेट विमान है। जब विमान को प्रमाणित किया गया तो यह 7 अलग अलग पंखों के साथ आया, जिसमें सेंचुरी 3, सॉफ्ट फ्लाइट और मार्क 4 शामिल थे, क्योंकि निर्माताओं को यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पंख सबसे अच्छा था। लेकिन सबसे चिंताजनक आंकड़ा यह है कि कितने अनुभवी लियरजेट पायलट्स लियरजेट में मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने विमान को सामान्य मापदंडों के बाहर संचालित किया। पहला हादसा कई साल पहले सैन डिएगो में हुआ था और यह राष्ट्रीय खबर बन गया था। पायलटों ने हवाई अड्डे के ऊपर उड़ान भरने के बाद उसे नज़र से ओझल न करने के लिए बहुत करीब से उड़ान भरनी शुरू कर दी और एक तेज़ी से स्टॉल का अनुभव किया। आपको यह नहीं पता होगा कि टॉवर ने पायलटों को उनके IFR उड़ान योजना को रद्द करने की अनुमति दी थी जब मौसम वास्तव में IFR परिस्थितियों तक गिर गया था। क्या आपने देखा कि पिछले वीडियो क्लिप में बादल वास्तव में कितने नीचे थे? पायलट उस समय हेर फेर कर रहे थे जब दृश्यता 3 मील से कम थी। दृश्यता वास्तव में सिर्फ 2.5 मील थी और वे केवल 1840 फीट की ऊंचाई के आधे पर ही उड़ रहे थे। क्या दृश्यता के अंतर ने इस दुर्घटना में कोई फर्क डाला होता? मुझे नहीं लगता। लियर जेट पायलट प्रशिक्षण में और यानी हमें सिखाया जाता है कि स्पष्ट कारणों से कम ऊंचाई और धीमी गति पर कभी भी मध्यम बैंक टर्न से अधिक न करें, लेकिन ये पायलट हवाई अड्डों को दृष्टि से न खोने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी दुर्घटना में भी एक लियर 35A शामिल था जो ट्रकी में हुआ। मौसम की स्थिति फिर से सीमांत थी, बादल और दृश्यता कम थी और इसके परिणाम स्वरूप पायलट हवाई अड्डे के बहुत करीब चले गए। ये दुर्घटना मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत है, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैं लियर 35 चला रहा था, मुझे डलास से ट्रकी तक यात्रियों को उड़ाने का अवसर मिला था जब मौसम की स्थिति इसी तरह की थी। अब उस समय केवल छोटे रनवे पर एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोच था। यार, मुझे भी इन पायलटों की तरह चक्कर लगाना पड़ता। मैंने मौसम देखा और मैंने खुद से कहा मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करने वाला वो, इसलिए मैंने यात्रियों को रेनो ले जाने का फ़ैसला किया। ये तीसरा हादसा भी शिकागो क्षेत्र में एक लियर 35 से जुड़ा था। क्षेत्र में मध्यम बर्फ जमने की भविष्यवाणी की गई थी और पायलटों ने देखा और जानते थे कि उनके विमान पर बर्फ जमी हुई थी। वे असामान्य नियंत्रण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे समझा नहीं और तेज़ नहीं उड़ाया और वे रुक गए। चौथा हादसा भी एक लियर 35 में हुआ और हालांकि सीमांत मौसम एक कारक नहीं था, इन चालों को जिस तरह से आप प्रशिक्षित होते हैं उसी तरह से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस उड़ान में गलत हुई सभी चीज़ों की सूची भी शुरू नहीं करने जा रहा हूँ। विमानों के पास एक कारण से संचालन सीमाएं होती है और लियर जेट किसी अन्य विमान से अलग नहीं है। सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से कम ऊंचाई पर।
यदि उड़सान स्कूल में प्रशिक्षित किए गए अनुसार संचालन सीमाओं का सम्मान नहीं करते तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। यही यहाँ हुआ। पांचवा और अंतिम दुर्घटना जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह ट्रकी कैलिफोर्निया में एक चैलेंजर 605 में हुई। कुछ साल पहले ये राष्ट्रीय खबर बन गई। उस क्षेत्र में जंगल की आग लगी हुई थी और परिणाम स्वरूप दृश्यता बहुत कम थी। और परिणाम स्वरूप मेरा मतलब है इस उड़ान में कई गलतियाँ की गई हैं। यदि आप चाहें तो कभी दुर्घटना रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ये सब पहले भी सुना है। कम दृश्यता के कारण पायलटों ने विमान को हवाई अड्डे के बहुत करीब ले जाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर लिया। ट्रकी एक उच्च ऊंचाई वाला हवाई अड्डा है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जब मौसम की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो आप केवल उत्तर या पश्चिम से ही इसे पहुंच सकते हैं। हालांकि पायलटों ने पहले से ही बहुत लंबी रनवे के लिए अप्रोच सेट कर लिया था, विमान बहुत छोटी रनवे पर आ रहे थे, और मेरी राय में उन्होंने भी ऐसा ही किया क्योंकि वे किसी भी देरी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। विमान के वास्तविक और आदर्श उड़ान पथ दिखाए गए हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि अन्य दुर्घटनाओं के विपरीत इन पायलटों के पास पूरी तरह से अलग दिशा से आने का विकल्प था। आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे, अगर दृष्टिकोण इतना अस्थिर था तो पायलट्स ने बस गो अराउंड क्यों नहीं किया। निरंतरतापूर्वक रहने शायद एक भूमिका निभाई, और यही वह जगह है जहां मिशन को पूरा करने की इच्छा हर चीज़ पर हावी हो जाती है। यहाँ मैं कुछ 777 प्रशिक्षण कर रहा हूँ। छोटे जेट ऑपरेटरों के लिए सर्कलिंग अप्रोच का अभ्यास करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे मुख्य रूप से उन्हीं हवाई अड्डों पर उनका अभ्यास करते हैं। मेरे लिए वह JFK था। कुछ समय बाद हम कुछ विशेष स्थलों का उपयोग करते और सबसे कठिन मौसम स्थितियों में भी चालों को पूरी तरह से कर पाते, लेकिन मैं एक स्वीकारोक्ति करना चाहता हूँ। मैंने खुद से एक से अधिक बार कहा जब मैं चालें कर रहा था कि अगर मैं ऐसे भयानक हालात में सिम्युलेटर में नहीं होता तो मैं असली दुनिया में ऐसे हालात में कभी विमान नहीं चला रहा होता। तो एयरलाइन सर्कलिंग अप्रोच क्यों नहीं करती? खैर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला, सुरक्षा जोखिम बहुत अधिक है। आमतौर पर एक उपकरण दृष्टिकोण के बाद एक सर्कलिंग दृष्टिकोण में कम बादलों के साथ सीमांत मौसम की स्थितियों में ज़मीन के बहुत करीब से संचालन की आवश्यकता होती है, और यह एक आपदा का नुस्खा है। दूसरा, दुर्घटना के आंकड़े बहुत सारे हैं जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, जिसमें विमान न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में बल्कि विश्व भर में खराब मौसम में सर्कलिंग अप्रोच को पूरा करने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। एयरलाइन पायलटों के पास सबसे बड़ा लाभ ये है कि वे इतने बड़े हवाई अड्डों में संचालन करके जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं जिनमें उत्कृष्ट अप्रोच होते हैं, चाहे वे किसी भी दिशा से आ रहे हों। हालांकि छोटे जेट ऑपरेटर जो एयरलाइन की गति से छोटे हवाई अड्डों पर संचालन करते हैं उनके पास ये लाभ नहीं होते। तीसरा, एयरलाइन SOP और जोखिम प्रबंधन। कई एयरलाइंस अब गोल चक्कर लगाने वाले दृष्टिकोणों को मना करती हैं जब तक कि वे बिल्कुल आवश्यक न हो, जैसे कि आपात स्थिति में या यदि यह एक विशेष उपयोग हवाई अड्डा है। इसके बजाय वे सीधे दृष्टिकोण या RNAV प्रक्रियाओं को पसंद करते हैं जो विमान को एक स्थिर निर्देशित पथ पर बनाए रखते हैं जब तक कि वह लैंडिंग न कर ले। नंबर 4, सर्कलिंग अप्रोच के लिए मौसम की न्यूनतम आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और इसका मतलब है कि इन्हें अधिकांश कम दृश्यता स्थितियों में उपयोग नहीं किया जा सकता। और अंत में नंबर 5, सिमुलेटर प्रशिक्षण का जोर बदल गया है। पायलट अभी भी सर्कलिंग का प्रशिक्षण सिमुलेटर में केवल नियामक कारणों से प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसकी आवृत्ति बेहद कम है। और मैं आपको बताऊं, विशेष रूप से मेरे लिए 7-4 और 757 पर हम कभी सर्कलिंग अप्रोच नहीं करते। ये दृश्य परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है, और जब मौसम अच्छा नहीं होता तब तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि इसे फिर से होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि समाधान विमान की गति को बढ़ाना होगा। मान लीजिए 10 नॉट्स से
ये निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण से मदद करेगा। ये स्टॉल से ऊपर की गति को बढ़ाएगा, लेकिन ये एक अलग समस्या भी पैदा करेगा। यदि वे पहले से ही ऐसे सीमांत मौसम की स्थिति में पैंतरेबाजी कर रहे हैं, तो उनके लिए हवाई अड्डे के वातावरण के साथ संपर्क बनाए रखना और भी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा यदि वे तेज़ जा रहे हैं, तो उनके लिए हवाई अड्डे के चारों ओर समान दूरी बनाए रखना कठिन हो जाएगा। तो समाधान क्या है? मुझे लगता है कि FAA को वास्तव में दृश्यता न्यूनतम मानदंड को काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहिए, ताकि इसे फिर से होने से रोका जा सके। कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और देखने के लिए बहुत धन्यवाद।